दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो बना रहे अनुवाद को लेकर के। अनुवाद क्या है, इस पूरी प्रक्रिया को हम कुछ 3-4 वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा ये प्रयास रहता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15-17 मिनट की बनाई जाए ताकि आप उसे आसानी से देख सकें, समझ सकें। इसलिए मैं इससे अधिक लंबी वीडियो बनाने के समर्थन में नहीं हूँ। फिर भी कोई कोई वीडियो मैक्सिमम 20-25 मिनट की बन जाती होगी, लेकिन ज़्यादातर वीडियो मेरी 10 से 15 मिनट के मध्य की होती है ताकि आप आसानी से देख सकें, नेट वगैरह की तकलीफ भी आपको नहीं हो। यदि आप लगातार देखना चाहते हैं तो उसके बाद वाली नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है कि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया है, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अनुवाद एक भाषा में प्रकट किए गए विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद करने वाले को अनुवादक और अनुवाद की हुई रचना को अनुदित कहते हैं। अनुवाद की श्रेष्ठता अनुवादक की योग्यता पर निर्भर है। अनुदित रचना तभी निर्दोष समझी जाएगी जब मूल लेखों के भावों की पूर्ण रक्षा की जाए और अनुदित रचना में वही शक्ति हो जो मूल रचना में वर्तमान है। यह काम आसान नहीं है। वास्तव में अनुवादक का कार्य स्वतंत्र लेखक से कहीं अधिक कठिन है। मूल लेखक तो स्वतंत्र होकर सोचता विचारता हुआ अपने विचारों को उन्मुक्त भाव से प्रकट करता चलता है, लेकिन अनुवादक को इतनी स्वतंत्रता नहीं रहती। उसकी शक्ति और दृष्टि बंधी रहती है। मूल लेखक के विचारों से असहमत होते हुए भी अनुवादक को उसी के विचारों को प्रकट करना पड़ता है। अतः अनुवादक को तभी सफलता मिलती है वह दोनों भाषाओं के शब्दों, मुहावरों, कहावतों और शक्तियों का ठीक ठीक ज्ञान रखता है। किसी भी भाषा में अनुवाद के अनेक प्रयोजन होते हैं। इसके बिना कोई भी भाषा विकसित नहीं होती। जिस तीव्रता के साथ अंग्रेजी में अनुदित ग्रंथों का प्रकाशन हर वर्ष होता है, उतना हमारी भाषा में नहीं होता, हिंदी में नहीं होता या अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं होता। यद्यपि पिछले 100 वर्षों में दूसरी दूसरी भाषाओं से, जिनमें अंग्रेजी, बंगला, मराठी, गुजराती, उर्दू, फारसी इत्यादि मुख्य हैं, हिंदी में अनेक ग्रंथों के अनुवाद हुए, तथापि अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। अनुवाद की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं। हिंदी भाषा में अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि संसार की समृद्ध भाषाओं में लिखित महान ग्रंथों का अनुवाद किया जाए। अब तक हमारी दृष्टि अंग्रेजी तक ही सीमित रही, लेकिन अब हम चीनी, जापानी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं से भी अनुवाद की सामग्रियां लेने लगे हैं। ये शुभ लक्षण है। कोई भी भाषा अनुवादों से परिपुष्ट और समृद्ध होती है। शब्दों का भंडार बढ़ता है, नए प्रयोग सामने आते हैं और नई नई शैलियों का जन्म होता है। अनुवाद पाठकों के ज्ञान को भी समृद्ध करता है। इनसे एक ओर हमारा ज्ञान बढ़ता है और दूसरी ओर हमारी विचारधारा में नए मोड़ जन्म लेते हैं। इन्हीं अनुवादों के द्वारा हम दूसरे देशों की सभ्यता, संस्कृति, विचार, दृष्टि और साहित्य से परिचित होते हैं और फिर हम भी उनके धरातल पर पहुंचने की चेष्टा करते हैं। अनुवादों से देशों में नव जागरण आया है। इसके कई प्रमाण हैं। वेदों और उपनिषदों के अनुवादों से जर्मनी जगी, रूसी, वोल्टेयर आदि फ्रांसीसी साहित्यकारों के ग्रंथानुवाद से रूस, इंग्लैंड इत्यादि देशों में नव चेतना की लहर आई और फिर हमारा देश पश्चिमी साहित्य के संपर्क में आकर जागृत हुआ। अनुवादों से एक और देश में राष्ट्रीयता की उमंग आई और दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ। अतः अनुवाद के प्रयोजन का या महत्व को हम किसी भी अवस्था में गौण नहीं मान सकते। इससे हमारा प्रत्यक्ष कल्याण हुआ है।
इन्हीं प्रयोजनों या उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुवाद संबंधी प्रश्न आज भी पहले की तरह दिए जाते हैं, लेकिन देश के हर एक प्रांत में अंग्रेजी का स्तर एक तरह का नहीं है। फलतः कहीं अनुवाद की आवश्यकता समझी गई है और कहीं नहीं। अंग्रेजी के लिए हमें विशेष आग्रह न हो तो भी अनुवाद कला का अभ्यास हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अनुवाद की विशेषता, प्रत्येक भाषा की एक स्वतंत्र प्रकृति होती है और उसमें भाव व्यंजन की कुछ विशिष्ट प्रणालियां होती हैं। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न विषयों के ग्रंथों में कुछ विशिष्ट प्रकार के भाव तथा शब्द भी होते हैं। जब हम दूसरी भाषाओं के अवतरण या ग्रंथों के अनुवाद करते हैं तब प्रायः हमें बहुत से नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं और बहुत से पद प्रकार भी लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के अनुवादों में वे ही अनुवाद श्रेष्ठ समझे जाते हैं जो भाव तथा विचार को ज्यों का त्यों प्रकट करने के अतिरिक्त अपनी भाषा की विशिष्ट प्रकृति का भी ध्यान रखकर किए जाते हैं। अन्यथा वे सदोष और अग्राह्य होते हैं। निर्दोष अनुवाद के लिए आवश्यक है कि अनुवादक में दो भाषाओं का सम्यक ज्ञान हो। उसी का अनुवाद अच्छा कहा जाएगा जिसका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होगा और जो उसकी अभिव्यंजना प्रणाली से भली भांति परिचित होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो अनुवाद में त्रुटियां रह जाएंगी। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण की भिन्न भिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के 3 प्रकार हैं: शब्दानुवाद या अविकल अनुवाद, भावानुवाद, स्वतंत्रता अनुवाद, शब्दानुवाद। ये मूल भाषा का शाब्दिक अनुवाद है। उदाहरण के लिए, ही फर्स्ट वेंट टू स्कूल इन हिज ओन विलेज बट व्हिल ही was yet very young he went to कलकत्ता। इसका शब्दानुवाद इस प्रकार होगा: पहले वह अपने ही गांव की पाठशाला में पढ़ने गया, बाद में जब वह बहुत छोटा ही था तभी उसे कलकत्ता पढ़ने जाना पड़ा। यहाँ ही वेंट टू कलकत्ता का सीधा साधा अनुवाद वह कलकत्ता गया कर देना ठीक नहीं जचता, क्योंकि यह चर्चा शिक्षा की हो रही है। यहाँ इसका अनुवाद पढ़ने जाना पड़ा लिखना ठीक होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी का एक पद है टू बी पेटेंट विद, जिसका अर्थ होता है किसी उद्यत या अनुचित व्यवहार पर भी शांत रहना, गम खाना या तरह दे जाना आदि। अंग्रेजी के एक वाक्य में इसका प्रयोग बीइंग पेटेंट विद के रूप में हुआ है। हिंदी के एक पत्रकार ने बिना समझे बूझे इस वाक्य का इस प्रकार शब्दानुवाद करके रख दिया था: राष्ट्रपति रूजवेल्ट श्री विंस्टन चर्चिल के मरीज हैं। पेशेंट शब्द दिखाई पड़ा और उसका सीधा सीधा अर्थ मरीज करके रख दिया पेटेंट का। एक बार जब बंगाल के एक प्रधानमंत्री ढाका का दंगा शांत कराने के लिए वहां गए थे तब उनकी उस फ्लाइंग विजिट के संबंध में एक पत्र में लिख दिया गया था। वे हवाई जहाज से ढाका गए थे। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि शब्दों पर ध्यान रखकर अनुवाद करना अनुचित है। इससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है और मूल अर्थ ही विकृत हो जाएगा। अतः शब्दानुवाद एक खतरा है जिससे छात्रों को भरसक बचना चाहिए। ये स्मरण रखना चाहिए कि अनुवाद शब्दों का नहीं अर्थों का होता है। भावानुवाद, फेथफुल ट्रांसलेशन, लेखक के मूल भावों या अर्थों को अपनी भाषा में प्रकट कर देना भावानुवाद है। अंग्रेजी में इसे फेथफुल ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें यह देखना पड़ता है कि मूल भाषा का एक भी भाव छूटने न पाए। इसकी सफलता इस बात में है कि मूल भाषा के सभी भाव दूसरी भाषा में रूपांतरित हो जाएं। यहाँ अनुवादक का ध्यान शब्दों पर न जाकर विशेष रूप से मूल भाव पर रहता है। भावानुवाद में हम मूल भाषा के शब्दों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, वाक्यों को आगे पीछे कर सकते हैं, मुहावरों को अपने सांचे में ढाल सकते हैं, लेकिन वाक्यों को अपने इच्छानुसार घटा बढ़ा नहीं सकते। भावानुवाद तात्पर्य में, आकार प्रकार में मूल भाषा से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें न अपनी ओर से नमक मिर्च लगा सकते हैं, न लंबी चौड़ी भूमिका बांध सकते हैं। जो बात जिस उद्देश्य को लेकर जिस ढंग से कही गई है उस बात को उसी उद्देश्य से और जहां तक हो उसी ढंग से कहना पड़ता है। उदाहरण के रूप में, मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड बाई द स्वीट ऑफ हिज ब्रो।
का शाब्दिक अनुवाद होगा, आदमी को अपनी भौं के पसीने से रोटी कमानी चाहिए, लेकिन यह अनुवाद अच्छा नहीं समझा जाएगा क्योंकि मूल भाषा के भावों का हिंदी रूपांतरण ठीक नहीं हुआ और न हिंदी भाषा की प्रकृति की ही रक्षा की गई है। इसका भावानुवाद इस प्रकार होगा, मनुष्य को अपने पसीने की कमाई खानी चाहिए। छात्रों को इसी प्रकार अनुवाद करना चाहिए, लेकिन ऐसा अनुवाद निरंतर अभ्यास के बाद ही संभव है। भावानुवाद में अपनी शब्द योजना, वाक्य योजना, मुहावरा इत्यादि के प्रयोग में काफी सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों, अनुवाद के 2 प्रकार हमने बताए, तीसरा प्रकार हम अगली वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे बताइए, हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। किसी विशेष टॉपिक पर आप तैयारी कर रहे हैं तो बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।